हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। तो आज हम लोग स्टाफिंग का पूरा चैप्टर एक वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। नाउ इससे पहले हम लोग काफी फंक्शंस पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। अब है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स, यानी पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें लोग चाहिए। अब उन्हीं को, यानी कि प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, है ना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। ठीक है। इट बिगिंस विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स ये वर्ड काफी आएगा, कभी पर्सोनल वर्ड आएगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली इंप्लॉय को ही हम लोग मान रहे हैं, है ना। जो भी इंप्लॉयज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होंगे, उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। तो इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सीधा सीधा अगर एक लाइन में अगर बोला जाए कि स्टाफिंग किसे कहते हैं, तो स्टाफिंग का मतलब प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इंपॉर्टेंस क्या है और जरूरत क्या है स्टाफिंग का। सबसे पहला, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सोनल। अभी मैंने आपको बताया कि कहीं वर्ड ह्यूमन रिसोर्स आएगा, कहीं पर्सोनल आएगा, कहीं वर्कर्स आएगा, सबका मतलब एक ही है, पर्सोनल। यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सोनल का मतलब जो कैपेबल इंप्लॉयज होंगे। ठीक है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो लोग होने चाहिए वो कैपेबल होने चाहिए। ठीक है। तो कैपेबल लोगों को यहाँ पे इंश्योर करना कि वो अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं है, ये देखना। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट पर्सोनल होने चाहिए, कैपेबल इंप्लॉयज होने चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। सेकंड, हायर परफॉर्मेंस। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, देन वी नीड अ कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि वो कंटिन्यू सर्वाइव करे और ग्रोथ भी करते रहे, तो इसके लिए उसे स्टाफिंग का बहुत जरूरत है ना। स्टाफिंग क्या करेगा इसके लिए, तो स्टाफिंग में क्या होगा कि जो इंप्लॉयज हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉयज से ही बनता है, तो अच्छे इंप्लॉयज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वर्कर्स होने से हमारा सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें देखना है कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना वो काम कर सकते हैं वो काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिकली आपका क्या शो करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कोई वेस्टेज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो गया, तो जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, ये भी स्टाफिंग का एक पार्ट है कि अगर जितने जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, अगर वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर वो जॉब छोड़ देंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करना पड़ता है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करनी पड़ती है, ये सभी स्टाफिंग में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका है कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में ही ये समझते हैं, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो हमारा चल रहा है। तो स्टाफिंग तो आप समझ गए, स्टाफिंग का मतलब क्या हो जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप देख लो कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस, अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम होगा, यानी कि इंप्लॉय को हायर करना, है ना, उसे फायर करना, है ना, या फिर उसके कोई ग्रीवेंसेस हैं उसको मीट करना, ठीक है, उसके सैलरी वेजेस से रिलेटेड कोई भी काम, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंप्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम होगा, है ना, तो वो सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनफैक्ट अर्ली डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग फोकस नैरोली ऑन ओनली हायरिंग पीपल फॉर वैकेंट पोजीशन।
स्टाफिंग स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कि वैकेंट पोजीशन जो खाली जगह था उसको फिल करने का एक प्रोसेस था। लेकिन आज के डेट में स्टाफिंग को भी काफी डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा इसको भी ब्रॉड किया गया है। बट टुडे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, एचआरएम का पार्ट है, विच इनकम्पासेस not only staffing but also a number of other specialized services such as job evaluation, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस, ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझते हैं। तो ओवरऑल मैंने तो आपको अभी ह्यूमन रिसोर्स एक शॉर्ट में डेफिनेशन आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी काम है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन हो गया, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या क्या फंक्शंस आता है, तो इसी सभी को डिफाइन किया गया है कि रिक्रूटमेंट, एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कहा ना आपको, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी काम है वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, providing training to the employees of for improving their performance and career growth, establishing cordial relation between union and management, ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। उसका एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन स्टार्ट्स with the process of need assessment and goes on to recruit and select people as per the requirement of the organization. Staffing is also considered as distinct functional area of management. तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्टाफिंग इज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, है ना, या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि इट इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक तो एसेंशियल फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उसमें से एक है स्टाफिंग। ठीक है, और एज वेल एज डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया क्या हो गया, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट हो गया, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी जो हमारा मैनेजमेंट है उसका भी एक एरिया है ये, है ना। तो दो चीजें यहाँ पे बोली गई, लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। ये एक फंक्शन भी है मैनेजमेंट का और फंक्शनल एरिया भी है मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब इसमें से हो सकता है पूरा का पूरा पूछ दे या फिर आपको अरेंज करने का पूछ सकता है ना, कैसे अरेंज किया जाए, ये आपको नंबर वाइज अरेंज करना है, ऑर्डरली अरेंज करना आ सकता है, या फिर आपको इसमें से किसी एक को डिफाइन करने या दो को डिफाइन करने के लिए या उसके बारे में आगे आपको पूछ सकता है। तो पहले हम लोग एक एक बार इसका जो प्रोसेस है ये हम लोग देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाता है। अच्छा, पहले मैं आगे ये मतलब बता दूंगा, पहले एक एक बार इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर कंपनसेशन। ठीक है, ये आपका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हुआ। अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो मैन पावर किसको कहेंगे, मैन पावर यहाँ पे फिर से एम्प्लॉयज के लिए एक अलग वर्ड आया, वर्कर्स के लिए एक अलग वर्ड आया, मैन पावर। तो अभी तक आपने काफी देख रखा, जैसे पर्सोनल हो गया, वर्कर हो गया, मैन पावर हो गया, है ना, ये सब एक ही वर्कर के लिए यूज हो रहा है या एम्प्लॉयज के लिए यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का जरूरत है ना, एम्प्लॉयज में, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो कितने हैं और कितने लोगों का जरूरत है। तो इसके लिए दो यहाँ पे एनालिसिस होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका एमसीक्यू वगैरह में आ जाए। पहला वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। तो अलग अलग जॉब के लिए कितने लोगों का यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, कितने लोगों का और किस तरह के यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो एंड होगा, तो नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो वर्कलोड एनालिसिस में क्या यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है कि कितने लोगों का, सबसे पहले नंबर,
कितने लोगों का और किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत है, किस तरह के एम्प्लॉयज का अलग अलग जॉब्स के लिए जरूरत है। जैसे मार्केटिंग में अब सेल्स कराने के लिए एक सेल्समैन का भी जरूरत हो सकता है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इंजीनियर का जरूरत हो सकता है। ठीक है, तो अब इस तरह के जो नंबर हो गया यानी कितने लोगों का जरूरत है और किस तरह के लोगों का जरूरत है, ये वर्कलोड एनालिसिस में आ गया। नेक्स्ट वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या हो गया, वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। यहाँ पे वर्कफोर्स एनालिसिस में कि कितने लोग अभी हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं। तो अब हो सकता है कि इससे हमारा ये भी पता चल जाए कि कहीं ओवर स्टाफ तो नहीं है, कहीं अंडर स्टाफ तो नहीं है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस से ये पता चल रहा है हमारा कि कितने लोग अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितने नंबर एंड टाइप्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका रिक्वायरमेंट है वो हो गया वर्कलोड एनालिसिस में, कितने लोगों का जरूरत है और कितने लोग हैं, ये हो गया हमारा वर्कफोर्स में। कितने लोगों का जरूरत है वो हो गया वर्कलोड में, और कितने लोग हैं अवेलेबल हैं वो हो गया वर्कफोर्स एनालिसिस में। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, हमें अब जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिल गई कि हमें कितने लोगों का जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, ये चीजें पता चल गई। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, यानी कि जो जरूरत, जिस तरह के एम्प्लॉयज का हमें जरूरत है तो उसके लिए सर्च स्टार्ट करना है ना, अब ढूंढना स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, अभी हम लोग रिक्रूटमेंट का भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके हैं रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हो गया, तो अब हमारे पास जैसे मान लेते हैं रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सपोज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, हम लोग कंपीटेंट पर्सनल या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को अब हम सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने के लिए ऐड डाल दिए हम लोग। ऐड कहाँ पे डाल दिए, तो हो सकता है कि अब जैसे एक वेबसाइट है indeed.com, ठीक है, या naukri.com, इस पे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डाल दिया कि हमें मान लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सेल्समैन का जरूरत है। ठीक है, उसका ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसे इतने सैलरीज मिलेंगे, ये सभी चीजें जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन और कितना कंपनसेशन वगैरह मिलेगा, हर एक जानकारी हम लोग उस पे वेबसाइट पे डाल दिए। अब अब क्या होगा, अब जिस डेट को बुलाया जा रहा है उस डेट को लोग पहुंचेंगे। अब जैसे मान लेते हैं हमें कितने चाहिए, तो हमें 30 लोगों का जरूरत है। अब 30 लोगों का जरूरत है, अब ऐसा तो नहीं है कि 30 लोग ही आएंगे, है ना, अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं 70 आ गए, तो अब सिलेक्ट करना है उसमें से प्रोस्पेक्टिव यानी कंपीटेंट, जो बेस्ट होगा उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, तो इसमें दो वर्ड आया, एक प्लेसमेंट और दूसरा ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, पुटिंग एम्प्लॉयज टू द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड, उसे उस जॉब पे प्लेस करना, है ना, जैसे उसे केबिन बताना कि आपका ये केबिन है, आपका ये काम होगा, ये सभी चीजें उसे जॉब पे प्लेस करना, पुटिंग एम्प्लॉयज टू द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। तो एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, नेक्स्ट ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट तो हो गया कि हमें पुट करना है उसे उसके जो भी पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुआ है उस पे। सेकंड ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन होता है इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज विद द अदर एम्प्लॉयज और फैमिलराइजिंग हिम और हर विथ रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब पहली बार अगर एम्प्लॉय आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन में समझाना होगा, उसे थोड़ा फैमिलराइज करवाना पड़ेगा कि आपके कौन सीनियर है, आपके कौन जूनियर है, कौन आपके कलीग्स हैं, है ना, इन सभी से। तो दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी एक होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी एग्जिस्टिंग स्किल है पर्सन में उसे और भी इनहेंस करना या कोई नए स्किल्स को उसमें क्या करना, इनकलकेट करना। ठीक है, तो विच ट्रेनिंग implies the process by which attitude, skills and abilities of employees to perform specific job can be increased। तो ट्रेनिंग में क्या हो जाता है, या तो जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको और पॉलिश किया जा रहा है, या तो और क्या हो रहा है कि नए नए स्किल्स को सिखाया जा रहा है, नए एटीट्यूड्स को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयज में, दैट इज ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, पूरे ऑल ओवर रिस्पेक्ट में अगर एक पर्सन का जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, ये एक बार में ही किसी को डेवलप नहीं कर दिया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मुझे पढ़ाते हुए काफी समय हो गए, ठीक है, तो करीबन 8 to 9 इयर्स हो गए।
ठीक है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक्चुअल ये बात है कि मैं जो बीकॉम में था, है ना, जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब उस टाइम से अब ये क्या हो गया कि जो चीजें थी, है ना, काफी सिमिलर ही है, बहुत सारा सिलेबस तो और भी डिलीट ही कर दिया गया है। तो उस टाइम मेरे पढ़ाने में और आज के डेट में ये काफी डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ ओवरऑल पर्सनालिटी में, है ना, मेरे कंटेंट में, या आप जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो ये वीडियो में, ठीक है, इन सभी स्किल्स में, समझाने के तरीके में, एग्जांपल्स लेने के तरीके में, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। अभी हो सकता है अभी ये 8 से 9 साल में मैंने इतना सीखा है, इतना चीज डेवलप हुआ है, और भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो और चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, और डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, देखना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे का भी प्रोसेस देखना है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमारा क्या होगा, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस ऑफ स्टाफ्स आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि अब अच्छा अगर परफॉर्मेंस है पर्सन का, है ना, एम्प्लॉयज का, तो उसे प्रमोट भी किया जाएगा। तो पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल तो हमें करना चाहिए ना। अब जैसे कि जो भी पर्सन है, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपने 10th पास आउट, आप 10th पास किए हो, आपका रिजल्ट आपको शो करता है। तो अब ये पर्टिकुलर रिजल्ट अच्छा आया, है ना, पास हुए, देन यू विल यू ऑल आर प्रमोटेड, है ना, टू हायर क्लासेस। अब ये 12th बोर्ड आप पास करोगे, उसके बाद ही आप प्रमोट होगे नेक्स्ट हायर क्लासेस के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जरूरत है, यानी कि इवेलुएट करने का काफी जरूरत है कि इस पर्सन का कैपेबिलिटी क्या है, दैट इज इवेलुएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। नाउ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग किसे कहा गया? तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? प्रमोशन का मतलब कि सैलरीज बढ़ाना या स्टेटस में चेंजेस करना, पोजीशन बढ़ाना, है ना। तो जब भी ग्रोथ आता है, जो एक पर्सन काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसे हायर पोस्ट के लिए अब क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, उसके सैलरी में अपग्रेडेशन आ रही है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मिल रहा है, दैट इज प्रमोशन। और करियर प्लानिंग हमारा क्या हो जाता है? तो करियर प्लानिंग अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तय होता है कि अगर ये पर्सन का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो अब इसे ऐसे आगे पोस्ट पे हमें बढ़ाना है, तो धीरे धीरे इसे आगे ग्रो करना है ना, इस तरह से इसका पर्सनालिटी भी डेवलप करना है, दैट इज नोन एज करियर प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में वो जो सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, तो वो जो स्ट्रक्चर है, सैलरी और वेजेस का स्ट्रक्चर है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो जितना वो डिजर्व कर रहे हैं उसे उतना सैलरीज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंपनसेशन। ये पूरा का पूरा पूरा जो 8 प्रोसेस है आपका स्टाफिंग का, वो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आपका यहाँ पे क्या है कि हमें सेपरेट सेपरेट पढ़ना है। जैसे प्रोसेस में हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग हो गया, ये 3 चीज हमें सेपरेटली पढ़ना है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब तो हम लोग समझे, है ना, क्या समझे थे कि सर्च करना, सर्चिंग ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, आगे बनने वाले हमारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या कॉम्पिटेंट है ना, तो वो उसके लिए सर्च करना। तो ये हो गया सर्चिंग। सर्चिंग वर्ड हम हमेशा ध्यान में रखना है, सिलेक्शन ये नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब पहले सर्च करना, अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता, बल्कि हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, पूरे के नोट्स में मैंने इसको नहीं रखा है, लेकिन मैं यहीं पे पूरा का पूरा आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग पूरा का पूरा डेफिनेशन देखेंगे इसका कि क्या क्या चीजें हैं। रिक्रूटमेंट तो हम लोग समझ गए कि सर्चिंग फॉर कॉम्पिटेंट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए, उसके लिए सर्च स्टार्ट करना, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब इसके 2 सोर्स हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ इंटरनल का मतलब क्या हो गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब हम लोग एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि अभी हमने पढ़ा प्रोसेस में सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस किया। ठीक है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला इसका जो टाइप है, यानी कि इसमें जो सोर्स है, ट्रांसफर। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे 4 ब्रांच हो, ठीक है, 4 ब्रांच हो,
अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 लोगों का जरूरत था, लेकिन यहाँ पे 12 लोग एम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि 8 लोगों का जरूरत था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अब देखो, ट्रांसफर हम लोग ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग एनालाइज इसीलिए करते हैं कि ट्रांसफर से भी हमारा जॉब जो है वो फिल हो सकता है। तो अभी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में 8 चाहिए लेकिन 3 ही अभी है, तो अभी 5 लोगों का और जरूरत है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास 7 लोग हैं, तो 7 में से 5 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो ट्रांसफर से हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें कोई ऐड वगैरह नहीं डालना पड़ रहा है, हमें फिर से सिलेक्शन नहीं करना पड़ रहा है, हमें टेस्ट नहीं लेना पड़ रहा है, हमें इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करवाना पड़ रहा है, हमारा टाइम बच रहा है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हमारा टाइम भी बचता है और विश्वासी इंप्लॉयज जो है वो भी रहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस पे हमें भरोसा है उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम शिफ्ट कर दिए, दैट इज ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर हो गया। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे देखें, प्रमोशन। नाउ व्हाट इज प्रमोशन? अगर हम लोग प्रमोशन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन किसे कहते हैं। प्रमोशन सीधा सीधा बात है कि जब भी आपके पोस्ट में क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, तो जब भी आपके पोस्ट में सैलरी में ये जब बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज प्रमोशन। जनरली पोस्ट को बढ़ाना ही प्रमोशन होता है। तो पोस्ट जैसे बढ़ेगा तो सैलरी पैकेजेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रमोशन का क्या फायदा है। तो प्रमोशन का ये फायदा है कि एक तो विश्वासी इंप्लॉय हमें मिल रहे हैं, जिसपे हमें भरोसा है, वो इंप्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूचर मैनेजर्स के लिए भी उसे तैयार किया जा रहा है, उसे बहुत सारी जानकारी है ना, तो उसे प्रमोट किया जा रहा है। जब वो अच्छे काम कर रहा है तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही हमें अच्छे इंप्लॉयज मिल सकते हैं। ले ऑफ क्या होता है? तो ले ऑफ जनरली ना सीजनल वर्कर्स के लिए, जनरली हर एक बुक्स में आपका ले ऑफ भी आपको नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ले ऑफ आप समझो, ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि कैजुअल तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी जैसे काम है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर से हायर कर लिया गया है ना, और काम नहीं है तो उन्हें अभी रोक दिया गया है कि फिर से जब काम बढ़ेगा ना तो आपको ही बुलाएंगे। ठीक है, बाहर से हम किसी इंप्लॉयज को नहीं लेने वाले हैं, आप ही को बुलाया जाएगा जब इसका पीक सीजन आएगा, दैट इज ले ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? सीधा सीधा मतलब है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या इसको गेट हायरिंग भी कहते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया, ये अब बात समझो कि ये जनरली बहुत ही जरूरत, बहुत अगर हमारा जल्दबाजी होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जनरल यूज होता है। और लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो स्किल का ऐसे वर्कर्स चाहिए जो जिसमें ज्यादा स्किल भी ना हो, है ना, मतलब ज्यादा उस काम को करने के लिए ज्यादा स्किल्स का जरूरत, ज्यादा लिटरेसी का जरूरत ना हो, उसके लिए होता है। तो इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे ही या नोटिस बोर्ड पे ही क्या किया जाता है, नोटिस डाल दिया जाता है कि हमें इतने लोग चाहिए। जैसे हमें स्वीपर चाहिए, ठीक है, हमें पेंटर चाहिए, तो इस तरह के एम्प्लॉयज हमें चाहिए। और आप ये नोटिस डाल दिया गया और बोल दिया गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस दिन आके मिलो। जैसे मेड हो गया और स्वीपर हो गया, इस तरह के लोग। अब डेट दे दिया गया, अब डेट के दिए हुए दिन की वो लोग आएंगे आएंगे अब उसमें से ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा, है ना, दैट इज डायरेक्ट हायरिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तुरंत हायरिंग यहाँ पे कर लिया गया। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर किसे कहते हैं? तो कैजुअल कॉलर का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक लिस्ट मेंटेन करती है। ठीक है, किसका एक लिस्ट मेंटेन करती है? तो जो अनकॉल्ड एम्प्लॉयज हैं, जैसे मान लेते हैं कि पिछले बार हमने हमने इंटरव्यू लिया और सब कुछ हुआ और उसमें से यहाँ पे क्या हो गया कि 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया और यहाँ compete करने के लिए और 5 लोग थे, दम मतलब कि उनका थोड़ा थोड़ा मार्क्स से रह गया। और भी यहाँ पे 5 लोग अच्छे थे जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता, लेकिन हमारे पास अब रिक्वायरमेंट नहीं था इसीलिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। अब इन सभी का लिस्ट हमारे पास है। आगे अगर उस जॉब के लिए, उस तरह के जॉब के लिए और लोगों का जरूरत पड़ेगा तो पहले इन्हीं को कॉल किया जाएगा कि इनका नंबर हमारे पास है, इंटरव्यू सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो और किसी वजह से इनको कॉल नहीं किया गया, हो सकता है कि
सैलरी की वजह से या बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है कि नहीं कॉल किया गया, तो इन्हीं पहले कॉल किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में इन्हें डाल दिया जाता है ना, कि आप वेट करो। नेक्स्ट आगे आते हैं एडवर्टाइजमेंट, बहुत फेमस है ये तो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हो गया, न्यूज़पेपर में, है ना, बिजनेस मैगजीन्स में, जर्नल्स में, ठीक है, अलग अलग जगह पे हम लोग ऐड दे रहे हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, है ना, इतने लोग चाहिए, ये सैलरी पैकेज होगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सभी चीजें उसमें होंगी। तो एडवर्टाइजमेंट काफी फेमस और पॉपुलर यहाँ पे मोड है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है कि सर्टेन एक वेबसाइट है ना, आप ये समझो कि वेबसाइट है। अब जो लोग जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, जो लोग जॉब खोज रहे हैं, यानी जॉब सीकर्स हैं जो, अब वो क्या करते हैं कि इस वेबसाइट पे जाके अपना जितना भी डिटेल्स है, रिज्यूम हो गया, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह के जॉब चाहिए, सभी वहां पे मेंशन कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे। तो जॉब सीकर और जॉब गिवर दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं। तो आप समझो कि अगर मुझे जॉब की जरूरत है तो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अपना रिज्यूम वगैरह सब कुछ वहां पे डाल दिया, ठीक है। अब किसी को जरूरत है तो वो वहां पे जाके देख रहा है कि अच्छा इस जॉब के लिए, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ये पर्सन ने अप्लाई किया है, या इस पर्सन का एक रिक्वायरमेंट है, ये काम करना चाहता है, ठीक है। तो वहां से मेरा डेटा वो पर्सन पिक करेगा और मुझे कॉल करके बुलाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जॉब सीकर और जॉब गिवर दोनों को जोड़ रहा है, और ये गवर्नमेंट का एक मूवमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसी तरह से जो अभी हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा, तो ये प्राइवेट जब ये काम होता है तो प्लेसमेंट एजेंसीज कहलाता है, ठीक है। प्राइवेट फर्म्स अगर ये काम कर रही है सेम, ठीक है, जॉब दिलवाने का जो काम कर रही है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब लगवाने का काम कर रही है, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है वो जनरली प्लेसमेंट एजेंसीज कहलाते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हाई रैंक वर्कर्स चाहिए, ठीक है। तो अब उस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के द्वारा खोजे जाते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लेते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट का हेड चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, अब उस तरह के एम्प्लॉयज के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम आता है। ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है जो दोनों को लिंक कर रहा है, बट ये जनरली किस चीज के लिए है? तो मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल के लिए। नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट। आज के डेट में ये भी काफी फेमस हो रहा है कैंपस रिक्रूटमेंट, तो बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया गया। आप अगर थ्री इडियट्स आप मूवी देखे होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। यानी कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, कि जो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कॉलेजेस में जाती है इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने के लिए, और जो फाइनल ईयर में बच्चे रहते हैं तो उनका इंटरव्यू, कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जॉब है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो पर्टिकुलर वो पैकेज और ये चीजें आपको देंगे, और फिर वो आपको हायर करेंगे। यानी कि कॉलेज से ही हायर कर रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस हायरिंग, इससे कैंपस हायरिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा दिखाया गया ये थ्री इडियट्स वाले मूवी में कि कैंपस रिक्रूटमेंट कैसे होता है या कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। कि वो पढ़ते पढ़ते ही और लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में कोई कंपनी आती है और उन्हें जॉब ऑफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन किसे कहते हैं? तो नाम से ही लग रहा है कि कोई रिकमेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे रिकमेंड कौन कर सकता है? तो बहुत जगह पे कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना, या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास्ट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या करंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, वो किसी पर्सन को रिकमेंड कर दिए। तो रिकमेंडेशन से ये फायदा है कि वो, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे क्या काम है, किस लेवल का काम है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई जूनियर था, है ना, कहीं पे, या फिर कोई जान पहचान में कोई पर्सन था, तो उसे मैं जानता हूँ कि वो किस लेवल का काम कर सकता है या क्या उसमें टैलेंट है, ठीक है। अब उसे काम की जरूरत है तो वो पूछा मुझसे, ठीक है, तो मैंने रिकमेंड कर दिया उसका नाम कि अच्छा इस जॉब के लिए ना मेरे दिमाग में, मेरे नजर में एक बहुत ही बेस्ट पर्सन है, तो मैंने उसका नाम रिकमेंड कर दिया। अब रिकमेंडेशन से डायरेक्ट एंट्री भी बहुत जगह पे होता है, और या दो केसेस हैं उसमें। तो एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, और दूसरा है कि वो पर्सन आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको भी सर्टेन टेस्ट वगैरह देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स किसे कहते हैं? तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे भी हमें बल्क में एक तरह से एम्प्लॉयज चाहिए और वो ज्यादा स्किल्ड नहीं। अब जैसे मान लेते हैं एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग अब जैसे अपार्टमेंट बन रहा है, तो उस अपार्टमेंट, वो जो अपार्टमेंट बन रहा है तो हमें लेबर चाहिए, ठीक है। तो अब इतने सारे लेबर्स को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कंसल्ट किया और हमने उसको कहा कि हमें 50 वर्कर्स चाहिए, ठीक है, इस तरह के हमें 50 वर्कर चाहिए, वो 50 वर्कर को भेज देगा, ठीक है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पेंटिंग करवाना है तो पेंटिंग के लिए हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया और वो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आ गया, ठीक है। स्वीपर हमें चाहिए, मेड चाहिए, तो उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग कंसल्ट करेंगे। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर जाएगा, अगर मान लेते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ेगा, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो जितने भी जो लोग आए थे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वो सभी चले जाएंगे। एक ये इसका डिमेरिट। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। नाम से ही लग रहा है कि टेलीविजन पे हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं कि रिक्वायरमेंट का। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। आज के डेट में ये भी काफी फेमस हो रखा है। तो अलग अलग तरह के वेबसाइट्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के वेबसाइट ऐप ये सभी आ चुके हैं, जैसे Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया। तो वहीं पे हमने पब्लिश कर दिया कि हमें इतने इतने एम्प्लॉयज चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इतना सैलरी पैकेजेस मिल सकता है, ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये सभी जानकारी हमने वेब पे पब्लिश कर दी। अब वहां से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो नंबर वगैरह दिया रहेगा, वो कॉल करके पूछ सकते हैं या एक पर्टिकुलर डेट को वो वहां पे पहुंच सकते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से कोई भी आ सकता है, तो अच्छे से इसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में भी हमारा, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ कुछ टॉपिक्स को हमें सेपरेटली पढ़ना है। तो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। जिस भी तरह का रिक्रूटमेंट है, अब एक पर्टिकुलर डेट को एम्प्लॉयज पहुंच रहे हैं या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज पहुंच रहे हैं, तो अब उनमें से सिलेक्ट करना है। हमें 10 एम्प्लॉयज चाहिए, हो सकता है कि वहां पे 30 एम्प्लॉयज आ चुके हैं, यानी कि 30 जो कैंडिडेट्स हैं वो आ चुके हैं। अब उस कैंडिडेट्स में हमें जो बेस्ट है उसे चूज करना है, दैट इज सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला इसका मतलब है कि छांटना। अब ये छांटना क्या हो गया कि अब जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम सेंड किया है, तो अब रिज्यूम दिया है यहाँ पे या लोग आए हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि चेक किया जाएगा कि क्या वो क्वालिफाइड है, उस लेवल पे क्वालिफाइड है या नहीं है, उसके पास जितना एक्सपीरियंस लिखा गया वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सभी ये सभी चीजें जो होंगी या जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट्स है इसके पास या नहीं है, तो ये सभी चीजें देखी जाएंगी पहले। और जिसके जिसके पास नहीं होगा तो उसे हटा दिया जाएगा, उसे छांट दिया जाएगा कि ये पर्सन कैपेबल नहीं है, ये पर्सन को हायर नहीं कर सकते, इसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए, सो ये पहले अभी हम लोग हटा दें। तो दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि पहले ही हमें जो अनवांटेड जो लोग हैं या अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उसे रिजेक्ट करना है, उसे हटाना है, ठीक है, आगे के प्रोसेस में लेके नहीं जाना है। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, तो अब हमें सिलेक्शन टेस्ट करने हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट में यहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो ये किस चीज के लिए किया जाता है? तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, जैसे एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट बने हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कुछ कॉमन टेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। जैसे सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट किस चीज के लिए किया जाता है? आईक्यू टेस्ट करने के लिए, यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट करने के लिए कि एम्प्लॉय का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोचता है ना, ये चीजें इंटेलिजेंस टेस्ट से पता चलती है। सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज के लिए होता है? तो इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर मेजरिंग फॉर लर्निंग न्यू स्किल। ये किस चीज के लिए किया जाता है कि क्या जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो नए स्किल्स को सीखने की क्षमता है उसमें या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू स्किल्स वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट,
पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या हो जाता है, ओवरऑल पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है कि इमोशनली वो पर्सन कैसा है, मैच्योर है या नहीं है ना, वैल्यूज है उस पर्सन में या नहीं है ना, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, बहुत सारी चीजें, ये ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर किया जाता है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट में नए स्किल्स की उसमें क्षमता है कि नहीं, कि वो नया स्किल सीख सकता है, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और जो स्किल पहले से उसके अंदर है, एग्जिस्टिंग स्किल्स, उसके लिए ट्रेड टेस्ट होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट, तो इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयज है, जो आने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, किस चीज में, किस एरिया में वो इंटरेस्टेड है, तो जिस एरिया में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनसे वो काम करवाना ही ज्यादा बेटर होगा। ये हो गया हमारा कुछ टेस्ट। अब टेस्ट के बाद हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में क्या हो जाएगा, फेस टू फेस यहाँ पे अब इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो रिटर्न उन्होंने जो एग्जाम दिया है, जो टेस्ट दिया है, वो क्या सही है या नहीं है, किस तरह का उनका पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो कैंडिडेट सुटेबल होगा या नहीं होगा, इन सभी चीजों के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो अभी हम लोग देख रहे थे ना कि रिकमेंडेशन किया गया है ना, रिक्रूटमेंट में हमने देखा कि रिकमेंड किया गया, तो रेफरेंस इसी तरह से जो जो रिकमेंड कर रहे हैं तो वो रेफरेंस रिज्यूमे में भी मेंशन होता है। तो रिज्यूमे में जो आपका मेंशन किया गया है रेफरेंस या बैकग्राउंड उसमें दिया गया कि आप कहाँ पहले काम करते थे, कितने समय आपने काम किया, तो उन सभी को चेक किया जाता है। ठीक है, कि वो एम्प्लॉय पास्ट कहाँ के एम्प्लॉयमेंट था उनका, एजुकेशन किस तरह का है, तो इन सभी को चेक किया जाता है कि कहीं फर्जी तो बना के नहीं दे दिया गया ना वो डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए चेक होता है। अब ये सब चेक होने के बाद अब डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी इसे जॉब ऑफर नहीं किया गया, सिलेक्शन का भी डिसीजन होगा, लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे एरियाज में हमारा काम आता है, दैट इज मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो वो पर्सन मेडिकली फिट है या नहीं है, जो काम सौंपा जा रहा है उसके लिए वो फिट है या नहीं है, तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा कि अगर इससे कोई प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ इश्यूज है ना, तो इसके मतलब इलाज में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, क्या चांसेस है इसका, मतलब फिजिकली फिट ये है कि नहीं है, इस तरह का जो सवाल है वो मेडिकली या फिजिकल एग्जाम से होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम जो है उसके लिए आईसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर काम है जिसके लिए आईसेट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। अब किसी पर्सन का आईसाइट अगर अच्छा नहीं है, पूरा एग्जाम वो क्लियर कर लिया, बट आईसाइट का प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल वर्क एरिया में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके वजह से हो सकता है दूसरों लोगों के भी जान पे आ जाए। ठीक है, तो इसके वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब हो गया उसके बाद जॉब ऑफर किया जाएगा। ठीक है, जॉब ऑफर किया जाएगा, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा कि अब आप सिलेक्ट हो गए, और उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, जैसे कि पे स्केल, कब कब आपका सैलरी बढ़ेगा, अभी क्या सैलरी है, आपका लीव रूल्स क्या है ना, कि आपको छुट्टी कैसे मिलेगी, आवर ऑफ वर्क क्या होगा, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर एक जानकारी। तो दो पर्सन के बीच में काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको ये सभी चीजें माननी होंगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। अब हमारा लास्ट टॉपिक एक छोटा सा बचा हुआ है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, है ना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। एक काम को करने के लिए उसके लिए स्किल्स आने चाहिए, है ना, उसके लिए पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो अब वो टेक्निकल नॉलेज को या तो पॉलिश करना, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको और पॉलिश करना, या नए स्किल्स को, नए एटीट्यूड्स को डेवलप करना, ठीक है, इनकलकेट करना, दैट इज ट्रेनिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन किसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज, कि यहाँ पे नॉलेज बढ़ाना, एम्प्लॉयज का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लॉजिकल एंड रैशनल माइंड इन एन इंडिविजुअल। द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज मच ब्रॉडर देन ट्रेनिंग।
तो एजुकेशन का मतलब यहाँ पे अभी हम लोग वो एजुकेशन लेकर नहीं चलेंगे, यहाँ पे अभी एम्प्लॉय से रिलेटेड सभी एजुकेशन जानकारी, है ना, कि वो किस तरह से लॉजिकल माइंड है नहीं है, रैशनल माइंड उनका होना चाहिए, उनका अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करे, तो उन्हें टाइम टू टाइम एजुकेट भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एक तो इट इज अ प्रोसेस which include not only such activities as help in improving the job performance but also those activities which result in growth of the personality of an individual. It is ongoing process, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया ये क्या है, ongoing process है, कंटिन्यू चलेगा डेवलपमेंट, एक बार में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट दो मेथड है ट्रेनिंग के, तो एक है ऑन द जॉब मेथड और दूसरा है ऑफ द जॉब मेथड। नाम से आप समझ लो, इसको याद कर लेना आप कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब क्या है। तो ऑन द जॉब काम करते समय, है ना, तो काम के दौरान जो वर्क प्लेस है वहीं पे आपको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, यानी इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते आप सीख रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कि आपको बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो आप ये क्या हो गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते ही करने के दौरान ही आपको सिखाया जा रहा है। तो कौन सिखाएगा, सुपरवाइजर, जो आपका जो हेड है वो वहां पे आपको सिखा दे रहा है कि ऐसे ऐसे करो, ये काम करो, पहले ये काम करो उसके बाद में, है ना, तो ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इट इज चीपेस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड। उसी से जस्ट अपोजिट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि इट इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक है, तो जहां आप काम कर रहे हो, काम करना है आपको, वहां से कहीं हट के आपको दूसरी जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे प्रॉपर आपका सेटअप भी हो, है ना, एक डमी सेटअप हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उसी तरह से, और वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप क्रिएट कर दिया जाए, आपको काम दिया जाए कि एक सैंपल की तरह का, डेमो की तरह का आपको काम दिया जाए, तो इससे आप फ्री भी रहते हो वर्क टेंशन से, है ना, कि आपको करना है, ठीक है, इससे आप आगे का वर्क अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कि वर्क प्लेस से कहीं दूर हट के आपको वो डमी सेट भी बना दिया जाता है, आपको वहां पे काम सिखाई जा रही है, दैट इज ऑफ द जॉब मेथड। अब कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग है जो कॉमन ट्रेनिंग मेथड्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब कि अर्न व्हाइल यू लर्न, सीधा सीधा यहाँ पे मतलब है, यानी कि जो अंडर दिस द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड मास्टर। तो जो मास्टर वर्कर होता है, एक्सपीरियंस्ड जो वर्कर होता है, उसके अंडर में जब क्या किया जा रहा है, काम सिखाया जा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप मतलब समझ लो कि एक मास्टर वर्कर होगा, जैसे सीए में आर्टिकलशिप होता है, तो काइंड ऑफ वही है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और काम करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। काम जब आप सीखोगे, सीखने के साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको काम सिखाया भी जाएगा और आपको पैसे भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो उसी के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे बात समझो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अंडर दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर इनटू अग्रीमेंट विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो वही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका अग्रीमेंट होता है किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और वो दोनों का अग्रीमेंट होगा और बोला जाएगा कि इतने दिन ये बच्चे काम सीखना चाहते हैं तो आप अपने अंडर इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो। तो हो गया इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब आप सीख रहे हो, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, कभी कभी पैसे नहीं भी मिलते हैं, कभी आपको पैसे खुद देने पड़ते हैं ट्रेनिंग के, और एक है ऐसा कि कहीं कहीं पे भी पैसे भी मिलते हैं इंटर्नशिप के। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग तो सबसे पहला ट्रेनिंग होता है कि इंडक्शन को आप लोग इंट्रोडक्शन से भी याद रख सकते हो, यानी जब आप पहली बार जॉब को ज्वाइन कर रहे हो तो काम को सिखाया जा रहा है ना, फैमिलियर करवाया जा रहा है लोगों से, सराउंडिंग से, आपके काम से, ठीक है, आपको क्या काम करना है, किस तरह से आपको काम करना है, इनिशियल कैसे आपको लेने हैं, दैट इज नोन एज इंडक्शन ट्रेनिंग। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, तो एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन इक्विपमेंट। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, जिस मशीन पे आप काम करने वाले हो, जो इक्विपमेंट से आप काम करने वाले हो, उस इक्विपमेंट पे ही या उस मशीन पे ही आपको सिखाया जा रहा है, या तो डमी सेट ऑफ द जॉब में आ सकता है, ठीक है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जनरली हो सकता है कि डमी सेट पे आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि जिस जॉब पे आपको काम करना है, which they will be using while doing the actual job, जो आप एक्चुअल जॉब करने में आप यूज करोगे, वो इक्विपमेंट से आपको सिखाया जा रहा है। दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस। तो ये ऑफ द जॉब में आ गया, है ना।
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब में आ गया। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये वन शॉट वीडियो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करो और साथ साथ में एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बीएसटी के आपको पूरा का पूरा मैंने बना रखा है 12 चैप्टर्स का। पूरा बीएसटी का जो चैप्टर्स हैं उन सभी का क्वेश्चंस करा दिया गया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू और केस बेस्ड प्रॉपरली जो बोर्ड्स में आ सकते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके पूरा का पूरा वीडियो देखो। आपको एग्जाम से पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा एग्जाम भी जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप वहां पे क्वेरी डाल सकते हो, या फिर आप यहीं पे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।